ओडिशा की धरती अपनी संस्कृति और मंदिरों के साथ साथ अपने घने जंगलों और पुरानी किंवदंतियों के लिए भी जानी जाती है। ये कहानी ओडिशा के मयूरभंज जिले के एक काल्पनिक लेकिन डरावने गांव कालियापाणी की है। रात के 8 बज रहे थे, लेकिन कालियापाणी गांव में सन्नाटा ऐसा था मानो आधी रात हो। आर्यन और समीर गांव के बाहर बने एक पुराने डाक बंगले के पास रुके। भाई, मुझे जगह ठीक नहीं लग रही। यहाँ की हवा में कुछ भारीपन है। देख रहे हो, परिंदे भी नहीं चहक रहे। समीर, जहाँ डर होता है वहीं सच छिपा होता है। लोग कहते हैं कि यहाँ बउला का साया है, हमें बस उसे कैमरे में कैद करना है। तभी झाड़ियों से एक चरमराहट हुई और एक बूढ़ा आदमी हाथ में लालटेन लिए सामने आया। वो बिसु काका थे। लौट जाओ बेटा, इस मिट्टी में खून की महक है। आज अमावस्या है, आज वो बाहर निकलेगी। आर्यन ने बिसु काका की बातों को अनसुना कर दिया। गांव वाले कहते थे कि 50 साल पहले एक नर्तकी को यहाँ जिंदा जला दिया गया था। समीर, नाइट विजन ऑन करो। मुझे इस मंदिर के गर्भगृह में कुछ हलचल महसूस हो रही है। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, तापमान अचानक गिर गया। आर्यन, वो देखो, मूर्तियों के पीछे कोई खड़ा है। कैमरे की लाइट जब दीवार पर पड़ी तो वहां कोई नहीं था। कौन है वह? हम तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आए। अचानक एक औरत के खिलखिलाकर हंसने की आवाज गूंजी। वो हंसी इंसान की नहीं लग रही थी, उसमें एक अजीब सी खनक और नफरत थी। मंदिर के घंटे अपने आप बजने लगे। आर्यन, दरवाजा नहीं खुल रहा, हम फंस गए। तभी छत से कुछ टपका। आर्यन ने अपनी टॉर्च ऊपर की। छत पर एक औरत उल्टी चिपकी हुई थी और उसकी आंखें कोयले की तरह काली थीं। उसके गले में पीतल के पुराने गहने थे। अतिथि आए हैं, पर जाने के लिए नहीं। मेरी पायल की आवाज सुनी है कभी? वो रो धीरे धीरे नीचे उतरी। तुम कौन हो? तुम्हें क्या चाहिए? मुझे न्याय चाहिए। जिस आग में मैं जली थी, वही आग आज इस गांव को निगल जाएगी और तुम दोनों मेरे गवाह बनोगे। अचानक मंदिर के कोने में रखा एक पुराना संदूक अपने आप खुल गया और उसमें से इंसानी हड्डियां बाहर गिरने लगी। समीर बदहवास होकर चिल्लाने लगा। जैसे वे बाहर कूदे, उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनके पीछे भाग रहा है। घुंघरूं की आवाज छन 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 उनके ठीक पीछे थी। वे दौड़ते हुए बिसु काका की कुटिया में पहुंचे। काका ने तुरंत दरवाजे पर गंगा जल छिड़का और सिंदूर से एक लकीर खींच दी। वो मंदिर की चौखट पार नहीं कर सकती जब तक उसे कोई आमंत्रित ना करे, लेकिन तुमने उसके इलाके में कदम रखकर उसे जगा दिया है। पूरी रात वे कुटिया के अंदर दुबके रहे। बाहर से कभी रोने की तो कभी खुरचने की आवाजें आती रहीं। सुबह होते ही सन्नाटा छा गया। आर्यन और समीर बिना पीछे देखे अपनी जीप की तरफ भागे। जब वे गांव से 20 किलोमीटर दूर निकल गए, तब समीर ने कैमरा चेक किया। कैमरे की फुटेज में जब वे मंदिर से भाग रहे थे, आर्यन के कंधे पर एक पीला सड़ा हुआ हाथ रखा हुआ था और आखिरी फ्रेम में जीप की पिछली सीट पर वही औरत बैठी हुई नजर आ रही थी, जो सीधे कैमरे की ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। जीप एक झटके के साथ सुनसान सड़क के बीचों बीच रुक गई। सन्नाटा इतना गहरा था कि समीर के दिल की धड़कन साफ सुनी जा सकती थी। आर्यन, वो हमारे साथ है। मैंने अभी शीशे में उसकी परछाई देखी, वो पीछे बैठी है। आर्यन ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। पिछली सीट खाली थी, लेकिन वहां की सीट दबी हुई थी, जैसे कोई भारी वजन वहां बैठा हो। अचानक गाड़ी के अंदर मरे हुए जानवरों की सड़न जैसी बदबू फैल गई। हिम्मत मत हारो समीर, अगर हम डर गए तो वो हम पर हावी हो जाएगी। कैमरा चालू रखो। आर्यन के मोबाइल की स्क्रीन अपने आप जल उठी। फोन पर एक वीडियो कॉल आ रहा था। नंबर अननोन था। आर्यन ने जैसे ही कॉल उठाया, स्क्रीन पर सिर्फ अंधेरा था और पीछे से वही सिसकियों वाली आवाज आई। गांव की सीमा तो पार कर ली, पर मेरी प्यास कैसे बुझाओगे? आर्यन ने फिर से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन से सिर्फ अजीब सी घरघराहट निकली। अचानक जीप के चारों तरफ का नजारा बदलने लगा। जो सड़क सीधी शहर की तरफ जा रही थी, वो अब घने बरगद के पेड़ों के बीच एक संकरे रास्ते में तब्दील हो गई थी। ये क्या हो रहा है? हम तो हाईवे पर थे, ये जंगल कहां से आ गया? ये मति भ्रम है। वो हमें वापस गांव की तरफ ले जा रही है। हमें गाड़ी छोड़। तभी सामने से बिसु काका प्रकट हुए।
लेकिन उनकी हालत बदल चुकी थी। उनकी आंखें सफेद थीं। उसने मुझे मार दिया आर्यन, अब तुम्हारी बारी है। उसे वो पायल चाहिए जो तुमने मंदिर से उठाई थी। आर्यन चौंक गया। वहां वास्तव में पीतल की एक पुरानी भारी पायल थी जो उसने अनजाने में मंदिर के संदूक से उठा ली थी। आर्यन समझ गया कि ये रूह उस पायल से बंधी हुई है। वो बौला यानी नर्तकी की रूह अपनी अधूरी प्यास और अपनी सबसे कीमती चीज के लिए तड़प रही थी। आर्यन ने पायल को जमीन पर रखा और उस पर पेट्रोल छिड़कने लगा। तभी जंगल की गहराइयों से वो रूह चीखती हुई बाहर निकली। नहीं, इसे मत जलाओ, ये मेरी आखिरी निशानी है। मुझे मुक्ति नहीं, मुझे बदला चाहिए। समीर ने हिम्मत दिखाई और कैमरे की तेज फ्लैशलाइट सीधे उस रूह की आंखों पर मारी। आर्यन ने जलती हुई माचिस की तीली पायल पर फेंक दी। जैसे ही पायल आग की लपटों में घिरी, एक कान फाड़ देने वाली चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। वो रूह धीरे धीरे धुएं में बदलने लगी। उसके चेहरे का गुस्सा अब दर्द और बेबसी में बदल गया था। जैसे ही पायल पूरी तरह जलकर राख हुई, जंगल का वो भयावह दृश्य गायब हो गया। आर्यन और समीर ने खुद को उसी पुराने हाईवे पर खड़ा पाया जहां उनकी जीप रुकी थी। सुबह की पहली किरण आसमान में दिखाई दे रही थी। समीर ने कैमरा चेक किया। पूरी मेमोरी कार्ड करप्ट हो चुकी थी। कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था सिवाय एक आखिरी फाइल के। उस फाइल में सिर्फ एक ऑडियो रिकॉर्डिंग थी। उसमें आर्यन और समीर की आवाज नहीं थी, बल्कि एक सुरीली आवाज में एक उड़िया लोकगीत गाया जा रहा था। शहर लौटने के बाद आर्यन और समीर को लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट थी। आर्यन अपने फ्लैट में सो रहा था, लेकिन उसे लगातार सपने में वही मंदिर और वही जलती हुई पायल दिख रही थी। अचानक उसकी नींद खुली। उसे महसूस हुआ कि उसके कमरे का तापमान बहुत कम हो गया है। उसने दीवार पर लगी घड़ी देखी। रात के 3 बज रहे थे। तभी उसके कान के पास एक ठंडी सांस महसूस हुई और वही पुरानी खनकती आवाज आई, पायल तो जल गई, पर मेरा संगीत अभी बाकी है। आर्यन का फोन बजा। समीर का फोन था। समीर की आवाज में ऐसा खौफ था जैसे पहले कभी नहीं सुना गया। आर्यन भाई, बचा लो मुझे। मेरे घर के आईने में मेरा चेहरा नहीं दिख रहा। वहां वही औरत खड़ी है। वो कह रही है कि हिसाब अधूरा है। समीर, घर से बाहर निकलो, अभी मेरे पास आओ। आर्यन ने अपनी अलमारी से एक पुरानी डायरी निकाली जो उसे कालियापानी के मंदिर के पास मिली थी। उसने उसे पहले कभी पूरा नहीं पढ़ा था। डायरी में लिखा था, जो कोई भी इस नर्तकी की पायल को छुएगा, उसकी रूह अष्टबंध में बंध जाएगी। इसे जलाने से रूह खत्म नहीं होती, बल्कि वो राख के जरिए छूने वाले के शरीर में प्रवेश कर जाती है। आर्यन को याद आया कि जब पायल जल रही थी तो उसकी राख हवा में उड़कर उन दोनों के कपड़ों पर गिरी थी। वो रूह अब उनके साथ ही शहर आ गई थी। तभी समीर उसके कमरे में बदहवास होकर घुसा। भाई, वो मुझे मार देगी। वो कह रही है कि उसे बलि चाहिए ताकि वो फिर से इंसान बन सके। समीर, हमें वापस उड़ीसा जाना होगा, लेकिन गांव नहीं, उस नर्तकी के वंशज के पास। डायरी में एक नाम लिखा है, पंडित नीलकंठ, जो पुरी के पास रहते हैं। वे रात भर गाड़ी चलाकर पुरी पहुंचे। तुम अपने साथ कालिया पानी की मौत लेकर आए हो। वो औरत कोई साधारण रूह नहीं, वो एक डाकनी है जिसे छल से मारा गया था। बाबा, इसे रोकने का कोई तो रास्ता होगा। सिर्फ एक, उसे वो चीज देनी होगी जिसे पाने के लिए उसने 50 साल इंतजार किया। उसे अपने उस प्रेमी का कंकाल चाहिए जिसे गांव वालों ने उसकी आंखों के सामने मार डाला था। वो कंकाल आज भी उसी मंदिर के नीचे दबा है। आर्यन और समीर को न चाहते हुए भी उसी डरावने गांव कालियापानी वापस जाना पड़ा। अमावस्या की रात थी। गांव और भी भयानक लग रहा था। वे मंदिर के गर्भगृह में पहुंचे। जैसे ही उन्होंने मिट्टी हटाई, वहां 2 कंकाल एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए मिले। अचानक पूरे मंदिर में चीखें गूंजने लगी। वो रूह प्रकट हुई। वो अब और भी विकराल और डरावनी दिख रही थी। अंततः मेरा इंतजार खत्म हुआ। जैसे ही छाया ने उन कंकालों को छुआ, एक तेज रोशनी हुई। समीर और आर्यन बाहर की तरफ भागे। पीछे मुड़कर देखा तो पूरा मंदिर जमीन के अंदर धंस रहा था। जब रोशनी शांत हुई तो वहां सिर्फ एक खाली मैदान था। न मंदिर था, न वो रूह। वे दोनों राहत की सांस लेकर जीप की ओर बढ़ गए।